हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विभिन्न प्रारूपों के बारे में, उनके टाइप्स के बारे में कि कंप्यूटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो चलो इसके लिए हम देखते हैं। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, यानी कि तकनीकी के आधार पे कंप्यूटर, यानी कौन से कंप्यूटर में किस प्रकार की तकनीकी इस्तेमाल की जा रही है, उसके आधार पे हम कंप्यूटरों का वर्गीकरण करते हैं। और तकनीकी के आधार पे कंप्यूटर हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है हमारे पास, वो फिजिकल पैरामीटर्स पे काम करता है, यानी वो वोल्टेज, प्रेशर, स्पीड, टेम्परेचर, यानी हम बात करें तापमान, दाब, तीव्रता, इन सब चीजों पे काम करने वाला कंप्यूटर एनालॉग कंप्यूटर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम स्पीडोमीटर को देख सकते हैं, जो ऑटोमोबाइल में यूज होता है, यानी गाड़ियों में आपने देखा होगा स्पीड बताने वाला मीटर। ये एक एनालॉग कंप्यूटर है जो फिजिकल पैरामीटर्स पे काम करता है। ये स्पीड और प्रेशर पे काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, और एग्जाम्पल भी हैं इसके, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी सुनते हम आज इस जगह पे इतनी तीव्रता का भूकंप आया। तो भूकंप नापने वाला जो डिवाइस है, वो भी एक एनालॉग कंप्यूटर है। वो कंपन पे काम करता है। ठीक है, इस तरीके से और भी डिवाइसेस हो सकती हैं। एक होता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर, अर्थात एक ऐसा कंप्यूटर जो डिजिट्स पे काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर बहुत तेज गति से काम करते हैं और इनका इस्तेमाल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता है, सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। आजकल अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा यूज डिजिटल कंप्यूटर्स का हो रहा है। ये आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है जिसमें एक स्क्रीन होती है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, सीपीयू होता है। ठीक है, ये आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। लैपटॉप है वो भी डिजिटल कंप्यूटर है, आपका मोबाइल है वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। ठीक है, इस तरीके की जितनी भी डिवाइसेस आप देखते हैं वो सारी डिजिटल कंप्यूटर होती हैं। तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर, अर्थात एक ऐसा कंप्यूटर जो फिजिकल पैरामीटर पे भी काम करे और डिजिटल सिस्टम पे भी काम करे, उसको बोलते हैं हम हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का मोस्ट ऑफ यूज अगर हम बात करें, जो हमें आसानी से समझ में आएगा, वो होता है मेडिसिन और सर्जरी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने कभी किसी मूवी वगैरह में ऐसा एक सीन देखा होगा जिसमें एक पेशेंट लेटा हुआ होता है, उसके चारों तरफ कुछ डिवाइसेस रखी होती हैं। ये सारी डिवाइसेस आपस में मिलकर एक हाइब्रिड कंप्यूटर का निर्माण कर रही हैं। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें, आपने एक मॉनिटर देखा होगा जिसमें लाइनें जिगजैग जिगजैग चलती रहती हैं। और जब आप किसी मूवी में वो सीन देखते हैं तो उन लाइनों को देख के आप अंदाजा लगाते हैं लाइनें जिगजैग हो रही हैं, तो उस कैरेक्टर की सांसें चल रही हैं। जैसे ही आपने देखा होगा जिगजैग लाइन सीधी हो जाती है, तो मूवी के सीन में डॉक्टर कहता है कि सॉरी, हम उसे नहीं बचा सके। तो देखो, क्या कभी कोई डॉक्टर केवल उस चलती हुई लाइन को देख के बता सकता है? क्या पॉसिबल है क्या ऐसा? शायद नहीं होगा। या चलो मान लेते हैं कि उन लाइनों को देख के पता चल जाता है कि जिगजैग चल रही है तो ओके, सीधी है तो नॉट ओके। लेकिन कभी कभी देखा होगा जिगजैग ज्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, वो टेढ़ी मेढ़ी लाइन जो आती है, कर्व लिए। जब बहुत फास्ट हो जाती है तब भी डॉक्टर टेंशन में आ जाता है, बहुत स्लो हो जाती है तो भी डॉक्टर टेंशन में आ जाता है। तो क्या वो लाइनें सिर्फ ये बता रही हैं,
कि ज्यादा होंगी तो टेंशन, कम होगी तो टेंशन डॉक्टर को नहीं। वो लाइन इज सिर्फ उस बॉडी का प्रेशर बता रही है। या हम बोल सकते हैं जैसे ब्लड प्रेशर कितना है, सांसें तेज चल रही है, धीरे चल रही है, तो वो मॉनिटर पे चलने वाली जिगजैग लाइन जो हमें है वो सिर्फ ये बताती है कि ये व्यक्ति की, इस कैरेक्टर की सांसें चल रही हैं कि नहीं चल रही है। तो देखो, वो जो जिगजैग लाइन है वो काम कर रही है प्रेशर पे। और प्रेशर पे कौन सी मशीन काम करती है? एनालॉग कंप्यूटर। लेकिन अब जरा सोचो, डॉक्टर तो कागज पे लिख के भी देता है ना, इस व्यक्ति की बीपी इतनी है, इसका ब्लड प्रेशर इतना है ना? तो क्या लाइन देख के पता लगाया जा सकता है कि इसका प्रेशर कितना होगा, ब्लड प्रेशर कितना होगा? नहीं। उसके लिए वहीं पे आप देखोगे तो नंबर्स भी लिखे हुए आ रहे हैं साथ में। मान लेते हैं किसी का ब्लड प्रेशर 98 हो रहा है, ठीक है, या जो भी होता है, इसका मतलब वो नंबर्स पे भी काम कर रहा है। और नंबर्स पे काम करता है डिजिटल कंप्यूटर। तो अर्थात ये जो मशीन होती है ये डिजिटल टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है और एनालॉग टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही है। इसलिए इसको कहा गया हाइब्रिड कंप्यूटर। हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जाएंगे, वहां पे बहुत सारे हाइब्रिड कंप्यूटर मिलेंगे अपने को। आजकल हमारी जो गाड़ियां आ रही है नई मॉडल, नई टेक्नोलॉजी के साथ, उन सब में हाइब्रिड कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। आगे चलते हैं अभी हम। दूसरा है अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी, यानी आकार और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर्स के प्रकार। तो आकार और साइज के आधार पे कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है वो 5 प्रकार से किया गया है। उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि नाम से आ रहा है, माइक्रो यानी सबसे छोटे कंप्यूटर। इनका उपयोग पर्सनल यूज के लिए होता है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, इन सब जगह पे इन्हीं का यूज होता है। और इन्हें हम शॉर्ट में पीसी भी बोलते हैं, यानी पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर की कैटेगरी में हम बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप जिसे हम नोटबुक बोलते हैं, फ्लैमटॉप जिसे हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी बोल सकते हैं, आपके स्मार्टफोन है, ये सारे की सारे माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं। अब देखो, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर है उनके कुछ यहाँ पे आपको ग्राफिक्स नजर आ रहे होंगे। डेस्कटॉप, जो टेबल पे रखा जाए उस कंप्यूटर को हम डेस्कटॉप बोलते हैं। जो गोद में रखा जा सके उसे हम लैपटॉप या नोटबुक बोलते हैं। जो हथेली पे रखा जाए उसे प्लैमटॉप बोलते हैं। और प्लैमटॉप से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा जो होता है उसको हम टैबलेट बोलते हैं, यानी वो हम गोद में भी रख सकते हैं, हाथ में पकड़ भी सकते हैं, ठीक है। एक पीडी होता है जो हमारे स्मार्टफोन की कैटेगरी का ही होता है। तो ये सारे होते हैं हमारे माइक्रो कंप्यूटर, और सबसे ज्यादा उपयोग इनका आज के टाइम में हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अगर इनको हम ध्यान से देखेंगे तो वर्क स्टेशन कंप्यूटर लगभग माइक्रो कंप्यूटर के जैसे ही दिखते हैं दिखने में, पर इनका यूज होता है, वो देखो, एनिमेशन में, डिजाइनिंग में, बड़े ऑफिसों में नेटवर्क बनाने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जोड़ने के लिए। इनकी खासियत ये होती है कि इनमें हम मल्टीपल स्क्रीन एक साथ यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये माइक्रो वर्क स्टेशन से बड़ा होता है। इनका उपयोग बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में, बड़े बड़े जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें इनका इस्तेमाल होता है। ये काफी बड़े होते हैं आकार में। आजकल इनका यूज थोड़ा कम हो गया है, या हम बोले कि न के बराबर हो गया है, क्योंकि इनकी कैटेगरी के अंदर ही वर्क स्टेशन डेवलप हो गए हैं।
या ज्यादा लार्ज के लिए चाहिए तो और बड़े कंप्यूटर उपयोग में आने लगे हैं। जैसे एक है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की हम बात करें तो बड़े रिसर्च सेंटरों में ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के जहां डाटा स्टोर होते हैं उन जगहों पे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज होता है। ये सुपर कंप्यूटर से थोड़े से सस्ते होते हैं, उससे थोड़े से स्लो भी होते हैं। अदरवाइज ये बहुत तेज गति से काम करने वाले कंप्यूटर होते हैं। इनमें बहुत सारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक साथ काम करते हैं, बहुत सारी स्क्रीन एक साथ काम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। दिखने में ऐसा लग रहा होगा कि एक बहुत बड़े से कमरे में, हॉल में बॉक्सेस बॉक्सेस रखे हैं। ये कंप्लीटली एक ही कंप्यूटर है। इसमें हजारों स्टोरेज डिवाइस हैं, हजारों प्रोसेसर लगे होते हैं, हजारों स्क्रीन होती हैं। ठीक है, तो बहुत बड़े लेवल पे इनका यूज होता है। इसके बाद अगर हम बात करें, ये भी एक मेन फ्रेम कंप्यूटर का ही एग्जांपल है। आप देख सकते हो कंप्यूटर के अंदर एक व्यक्ति घूम रहा है, इसका मतलब कितना बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास सुपर कंप्यूटर। दुनिया के सबसे तेज कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। इनका उपयोग रिसर्च, स्पेस प्रोग्राम्स, बड़ी बड़ी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी कंट्री की सुरक्षा के लिए इन सभी कंप्यूटरों का इस्तेमाल होता है। और दिखने में ये वही आपको मेन फ्रेम की तरह नजर आएंगे, क्योंकि मैंने बताया लगभग सेम से होते हैं, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है इनमें काम को लेके और स्पीड को लेके। ये देखो एक और हमारे पास सुपर कंप्यूटर। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो डिवाइसेज होती हैं, वो हार्डवेयर कहलाती है। तो अब हार्डवेयर क्या होता है वो देखो। कंप्यूटर सिस्टम के वो भाग जिनको रिपेयर किया जा सकता है, जो इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारे के सारे कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जो न तो हमें दिखाई देता है, ना हम उसको पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके बिना हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर काम नहीं करेगा। अर्थात सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस का एक समूह होता है जो हार्डवेयर को सही मैनर में काम करवाने के लिए आवश्यक है। विदाउट सॉफ्टवेयर हम किसी भी कंप्यूटर हार्डवेयर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, या हम ये कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों मिलकर एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करते हैं। हार्डवेयर को हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, लेकिन वो फिर भी आवश्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी बॉडी में देखो तो आप अपने त्वचा को पकड़ सकते हो। ठीक है, आपकी हड्डियां आपको महसूस होती है, अगर आपने पकड़े तो पकड़ सकते हैं, ब्लड आप पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारे इस पूरे भौतिक स्वरूप को चलाने के लिए जो एक ऊर्जा है जिसे आत्मा कहा जाता है, उस ऊर्जा को ना तो हम देख पाते हैं, ना हम उसे पकड़ पाते हैं, लेकिन
वो ऊर्जा इस भौतिक स्वरूप के लिए कंपलसरी है, उसके बिना ये चलेगा नहीं। या आप ऐसे कह सकते हो, विदाउट सॉफ्टवेयर ए कंप्यूटर सिस्टम इज डेड। वो केवल एक मेटल का, धातु का बना हुआ टुकड़ा है। सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसका उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल मैनेज करने के लिए किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम होता है जो दिशा निर्देश, जो डाटा, जो इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर सिस्टम को दे रहे हैं, वो उसे मशीनी भाषा में बदल रहे हैं। यानी हम जो कंप्यूटर सिस्टम में काम करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, कंप्यूटर जो काम करता है वो मशीनी लैंग्वेज में काम करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में कंप्यूटर को समझाना कि उसका यूजर उससे क्या करवाना चाहता है। तो अगर हम बात करें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की परिभाषा हुई, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल, मैनेज और कार्य करवाने के लिए किया जाता है। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से तात्पर्य वे प्रोग्राम या वे इंस्ट्रक्शन जो किसी खास उद्देश्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे हमें कोई गाना सुनना है, तो गाने को चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर होगा इसमें, उसका काम केवल गाना चलाना है, बाकी और कुछ नहीं कर सकता वो, तो वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें कंप्यूटर में गेम खेलना है, तो उस गेम को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है जिसमें हम गेम खेल रहे हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे देखो हमारी बॉडी में या जो इंसान है वो कुछ कामों को अपने नियंत्रण में रख सकता है लेकिन सभी को नहीं रख सकता। जैसे दुनिया का कोई भी व्यक्ति अपनी हार्ट बीट को नहीं रोक सकता, क्योंकि हार्ट बीट उसके कंट्रोल में नहीं है। उसको बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है वो नियंत्रित करता है। लेकिन कोई व्यक्ति किससे कब बात करेगा, कितनी देर करेगा, वो क्या देखेगा, क्या नहीं देखेगा, ये उस व्यक्ति के हाथ में है। ठीक वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में जिन प्रोग्राम का उपयोग कंप्यूटर स्वयं के लिए करता है, स्वयं को संचालित करने के लिए करता है, वो सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जिन प्रोग्राम्स का उपयोग एक यूजर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एडोब फोटोशॉप, विंडो मीडिया प्लेयर, कोई भी गेम हो सकता है, कोई भी ग्राफिक्स डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है। ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब बात आती है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको लिखने के लिए या हमें कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी ना किसी भाषा का उपयोग करना पड़ता है। जैसे अभी हम कहेंगे सर हम तो हिंदी में भी लिख लेते हैं, इंग्लिश में भी लिख लेते हैं। और किसी कंट्री की बात करेंगे, मान लो कोई फ्रेंच में लिख रहा है, कोई चाइनीज में लिख रहा है, ठीक है, कोई उर्दू में लिख रहा है, तो इसका मतलब कंप्यूटर को तो लगभग सारी भाषाएं आती होंगी। ऐसा नहीं है। कंप्यूटर केवल दुनिया की एक भाषा समझता है और उसको बोलते हैं मशीनी भाषा, क्योंकि दुनिया की हर मशीन केवल मशीनी भाषा ही समझती है, बाकी भाषाएं उसे समझ में नहीं आती हैं। तो उसके बारे में हम चर्चा करें। जैसे दो लोगों के बीच में अगर हमें बातचीत करवानी है तो एक कॉमन भाषा होना कंपलसरी है। एक कॉमन भाषा के बिना दो लोग आपस में बात नहीं कर सकते।
ठीक वैसे कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर में कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या हम ये बोल सकते हैं कि जिस भाषा में कंप्यूटर के प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस एक दूसरे को समझते हैं, उसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है वो मोटा तौर पे हम बात करें तो 3 प्रकार की होती है। एक होती है मशीनी लैंग्वेज, वह भाषा जिसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम सीधा समझ सकता है, उसे हम बोलते हैं मशीनी भाषा। कंप्यूटर मशीनी भाषा में जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर करता है, अर्थात जिसे हम साइंस में प्लस माइनस बोलते हैं। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। अब हम बात करें कि दुनिया का कोई भी कंप्यूटर वो सिर्फ और सिर्फ मशीनी भाषा समझता है, इसके अलावा दूसरी भाषा नहीं समझता है। तो कंप्यूटर सूचनाओं को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए बाइनरी नंबर्स का इस्तेमाल करता है, और वो बाइनरी नंबर्स 0 और 1 से डिनोट किए जाते हैं, और उसी को बोलते हैं मशीनी भाषा। दूसरी होती है असेंबली भाषा। तो देखो, मशीनी भाषा में काम करना बहुत कठिन था जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर आया। तो जो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे उन्होंने इस समस्या का हल ढूंढा, और उन्होंने कुछ छोटे छोटे मेमोरी एड्स बनाए जिन्हें मेमोनिक्स कहा गया, अर्थात हम ये बोल सकते हैं उन्हें कुछ छोटे छोटे सिंबल्स तैयार किए जो ह्यूमन ब्रेन आसानी से समझ सकता था और कंप्यूटर भी समझ सकता था। उनका इस्तेमाल उन्होंने डिवीजन, सब्सट्रैक्शन यानी जोड़, बाकी, गुणा, भाग, इन सब के लिए इस्तेमाल किया। असेंबली लैंग्वेज जो थी वो कंप्यूटर को डायरेक्ट तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ कोड्स के जरिए उसे समझा दिया गया। आजकल असेंबली भाषा का यूज नहीं होता है। उसके बाद और डेवलपमेंट हुआ तो तीसरी भाषा बन के आई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स का यूज किया गया। अगर हम बात करें तो जैसे हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मशीनी भाषा समझता है, हम लोग हाई लेवल भाषा में कंप्यूटर में काम करते हैं। हाई लेवल भाषा में इंग्लिश के वर्ड्स रखे गए, तो 0 to 10 नंबर्स रखे गए, यानी 0 to 9 नंबर्स। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने प्रकार के सिंबल्स हो सकते थे वो रखे गए, और उन सबसे मिलकर जो भाषा बनी उसको कहा गया हाई लेवल लैंग्वेज। अब कंप्यूटर सिस्टम स्वयं मशीनी भाषा में काम करता है, हम कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन देते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में। अब इस हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें हम, अलग अलग साइंटिस्ट ने कंप्यूटर मशीन को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग अलग प्रकार के स्टेटमेंट्स बनाए, अलग प्रकार की कोडिंग की। उन कोडिंग्स के आधार पे बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस का निर्माण हुआ। कुछ एग्जाम्पल है, फोर्टोन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कोबोल, एल्गोल 60, बेसिक, सी, सी प्लस प्लस, जावा। और भी आगे चले हम तो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कहीं पे पाइथन, और सुना होगा आपने विजुअल बेसिक। ठीक है, और भी सुना होगा आपने। अगर हम बात करें तो HTML, ये सारी की सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। इनका इस्तेमाल कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाने के लिए किया जाता है, और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। आज की डेट में कंप्यूटर के सभी प्रोग्राम किसी ना किसी एक हाई लेवल लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। कंप्यूटर आज भी मशीनी भाषा ही समझता है, हम लोग आज भी हाई लेवल भाषा में ही काम करते हैं। हमें मशीनी भाषा आसानी से समझ में नहीं आती है, कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट ही मशीनी भाषा समझ सकते हैं, आम इंसान मशीनी भाषा नहीं समझ सकता।
इसलिए कंप्यूटर को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार किया गया। अब एक सीधी सी चीज हमारे सामने आती है कि सर मशीन या कंप्यूटर जो मशीनी भाषा समझता है, हम हाई लेवल भाषा समझते हैं, तो हम बातें कैसे करते होंगे आपस में? यानी जब मैं कीबोर्ड से ए दबाता हूं तो कंप्यूटर ए ही लिख देता है, या मैं कंप्यूटर में कोई गाना चलाता हूं तो कंप्यूटर सेम वही गाना चला रहा है जैसा मैंने उसको दिया था। ये पॉसिबल कैसे होता है? तो देखो, जैसा आजकल आप लोग देखते होंगे, एक देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाते हैं, तो कंपलसरी तो नहीं है कि दोनों देश के प्रधानमंत्रियों को एक दूसरे के देश की भाषा आती होगी। इसलिए वो अपने साथ ट्रांसलेटर लेके जाते हैं। ट्रांसलेटर वो होता है जो एक भाषा को दूसरी भाषा में अनुवादित करता है। तो हमारे कंप्यूटर के पास भी ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है, ठीक है, एक प्रोग्राम ही होता है जो मशीनी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है, ठीक है, जो भी भाषा उसे दी गई है, और उस भाषा को फिर से मशीनी भाषा में ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेटर मुख्य तौर पे तीन प्रकार के हैं हमारे पास। एक होता है असेंबलर, इसका यूज किया गया असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए और मशीनी भाषा को असेंबली भाषा में बदलने के लिए। आजकल इसका यूज नहीं होता है। एक होता है इंटरप्रीटर। इंटरप्रीटर भी एक ट्रांसलेटर है। इसका उपयोग मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में और हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। ये जो है, ये किसी भी प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप ट्रांसलेट करता है। अर्थात अगर ट्रांसलेट करते वक्त कोई एरर आ गया, ठीक है, कोई एरर आ गया, तो ये उससे आगे नहीं जाएगा, ये प्रोग्राम को वहीं पे रोक देगा। ये इसका एक खासियत है कि प्रोग्राम कंप्लीटली सही लिखा होना चाहिए। एक गलती भी आएगी तो ये उसे आगे नहीं जाने देगा, उसे आगे ट्रांसलेट नहीं करेगा। और इंटरप्रेटर का यूज बेसिक और विजुअल बेसिक जैसी भाषाओं को, जो हाई लेवल भाषाएं हैं, उनको मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। एक होता है कंपाइलर, ये भी एक ट्रांसलेटर है। इसका यूज भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किया जाता है, मशीनी भाषा को हाई लेवल लैंग्वेज में बदलने के लिए किया जाता है। ये क्या करता है कि किसी भी प्रोग्राम को ट्रांसलेट करते वक्त अगर किसी प्रकार का एरर आ जाता है तो ये जंप कर जाता है उस एरर को, यानी उस एरर को अवॉइड करके आगे के प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर देता है। ये काम करता है कंपाइलर। अर्थात हमारे पास इंटरप्रीटर और कंपाइलर दो तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, जो मशीनी भाषा को हाई लेवल भाषा में बदलते हैं और हाई लेवल भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे।